महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट। देखिए 1963 में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट लागू हुआ है और ये महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट किसके लिए लागू किया है? महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट फ्लैट धारक को सुरक्षित करने के लिए, उनका जो हक स्थापित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द फ्लैट ओनर्स। यदि फ्लैट धारक को अधिकार देने के लिए ये स्थापित किया गया, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर कुछ ना कुछ चीज अपना एग्रीमेंट में लिखते हैं और एग्रीमेंट में वो लिखने के बाद वो ऐसा मानते हैं कि आगे भी जो भी फ्यूचर एफएसआई है, फ्यूचर टीडीआर है या सब कुछ अधिकार जो उस जमीन का वो पास ही रहेगा और उसी उसका मालिक रहेगा। इस तरह के जो नहीं लिखना चाहिए वो सब एग्रीमेंट में लिखते हैं और लिखने के बाद आपको बताया जाता है कि फ्यूचर एफएसआई हमें मिलना है। एफएसआई बढ़ते जाता है तो आपको कन्वेंस भी नहीं देते हैं, सोसाइटी भी कई बार बना के नहीं देते हैं। आपको जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो भी कई बार उपलब्ध नहीं करके देते हैं और ओसी भी नहीं लाके देते। ये सब लाके देने का जिम्मेदारी उनका है। इसको भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा है, लॉ विल प्रिवेल। लॉ विल प्रिवेल मतलब जो कायदे में जो लिखा है वो प्रिवेल होगा। कई बार बहुत सारा डेवलपर आपसे पैसा लेते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और रजिस्ट्रेशन न करने से ऐसा बताया जाता है कि आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट सेक्शन 4A में यह बताया गया, यदि फ्लैट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया फिर भी आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा। फिर वो जो एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी इट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड आपको जो अधिकार मिलना है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का वो मिलेगा। सेक्शन 3 में आपका बिल्डर का क्या क्या लायबिलिटी वो बताया गया। सेक्शन 10 में बिल्डर ने सोसाइटी बनने के रादर फ्लैट बेचने के, मान लीजिए 60% फ्लैट बेचने के बाद विद इन 4 months ही हैज टू फॉर्म दी हाउसिंग सोसाइटी या कंपनी और एक कंडोमिनियम। उसको 3 प्रकार का एक संस्था बना के जो फ्लैट ओनर को देना है, उसके लिए टाइम लिमिट दिया है 4 महीना। एक बार 60% फ्लैट बेच दिया, उसके बाद उनको ये 4 महीने के अंदर सोसाइटी बनाना है या कंपनी बना के देना है या उनको कंडोमिनियम, जिसको बोलते हैं कि अंडर अपार्टमेंट एक्ट कंडोमिनियम बना के देना है। तो इस तरह का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उनके ऊपर डाला है। उसी तरह से उनके ऊपर ये भी ऑब्लिगेशन डाला है, जहां तक सोसाइटी नहीं बनता है टोटल देखभाल उनको ही करना है। सोसाइटी का पूरा देखभाल, जब तक कॉमन एम्यूनिटीज संभालना, उसका मेंटेनेंस करना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, पानी का चार्जेस भरना। हालांकि वो रिकवरी कर सकते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन संभालना, जब तक सोसाइटी नहीं बनता है, ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है, तब तक बिल्डर को उसको संभालना है। सेक्शन 11 में यह बताया गया, सिर्फ 18 सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन नहीं। सेक्शन 11 में यह बताया गया, बिल्डर हैज टू कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग, जो देसाई साहब ने आपको बताया, विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बनने के 4 महीने के अंदर उनको आपका नाम से, आपका सोसाइटी के नाम से जमीन का हस्तांतर करना है। यदि वो नहीं किया है, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी को कन्वेंस 4 महीने होने के बाद भी नहीं मिला, उनको कन्वेंस मिला गया ऐसा माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल कन्वेंस होना है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बायर एंड सेलर दोनों ने एक डीड ऑफ डॉक्यूमेंट में जो कन्वेंस डीड है उसमें साइन होना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को एक अधिकार दिया है, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लैंड ओनर एंड बिल्डर। लैंड ओनर और बिल्डर के तरफ से जिला उपनिबंधक सिग्नेचर करते हुए आपको कन्वेंस देगा। इसका मतलब सोसाइटी बनने के 4 महीने के बाद यदि आपको कन्वेंस नहीं मिला, यह माना जाएगा कि आपको कन्वेंस मिला है। दूसरा, आप बिल्डर किधर है क्या है आपको देखने का जरूरी नहीं है, जमीन मालक किधर है क्या है आपको देखने का जरूरी नहीं। फिर आप कन्वेंस किससे लेंगे? आप कन्वेंस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास लेंगे। इसका मतलब डीम्ड कन्वेंस का मतलब यह है, 4 महीने सोसाइटी बनने के 4 महीने के बाद आपको बिल्डर या जमीन मालक के पास जाना नहीं है, आपको महाराष्ट्र शासन का जो एक अधिकारी है उसके पास जाना है, उस अधिकारी को आपको कन्वेंस देना है।
और वो कन्वेंस भी 6 महीने के अंदर देना है। तो इस तरह का प्रावधान ये डीम्ड कन्वेंस का नियम सेक्शन 11 में किया है। सेक्शन 13 ये बताता है कि यदि आपका ओसी नहीं दिया, आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन लाके नहीं दिया, आपको पानी का कनेक्शन लाके नहीं दिया, या बिल्डर ने आपको कन्वेंस नहीं दिया, सोसाइटी नहीं बनाया, दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल ऑफेंस। आप बिल्डर को जेल में भी डाल सकते हैं। इस तरह का प्रावधान सेक्शन 13 में बताया गया, जहां इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन fulfilling the obligation put in the Maharashtra Ownership Land Act is considered to be criminal offense। इस तरह का मोफा का प्रोविजंस है। और आखिर में यही बताऊंगा, सेक्शन 11 में यह बताया गया, यदि बिल्डर कोई भी एग्रीमेंट आपके साथ करता है जो कायदा का उल्लंघन है, कायदा का खिलाफ है, वो आपको कोई भी वो प्रोविजन लागू नहीं होगा। इट विल बी एनीथिंग executed between the parties contrary to the MOFA will not be binding on the parties। इसका मतलब जो कायदा का उल्लंघन करके कोई कंडीशन डाला है, वो बोलेगा कि 4 महीने के अंदर कन्वेंस देना है, वो बताएगा कि मैं 4 साल के बाद कन्वेंस दूंगा, वो माना नहीं जाएगा। यदि वो बोलेगा कि हम कन्वेंस देगा ही नहीं, वो जमीन का हस्तांतर हम करेंगे ही नहीं, ऐसे यदि कायदा में बोला है कि 4 महीने के अंदर करना है, या वो छोड़ के यदि वो लिखता है कि हम कन्विंस करेंगे ही नहीं, तो वो अल्ट्रा वायरस है। इट इज कॉन्ट्री टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी इंप्लीमेंटेड एंड इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट इन द लॉ। कई बार जैसा मैंने बताया, बिल्डर बोलता है कि फ्यूचर एफएसआई उसका होगा, ऐसे एग्रीमेंट में लिखता है। टेरेस हमारा है, वो लिखेगा, जो ओपन ग्राउंड है वो उसका होगा। तो इस तरह के अलग अलग चीज वो लिखता है। वो लिखने से वो कायदा में कोई इसका मान्यता नहीं रहेगा, क्योंकि सेक्शन 16 इज वेरी क्लियर। विद दिस मोफा का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने वो कवर किया। अभी महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 आया है, जिसके खिलाफ हम एक्चुअली आजाद मैदान में भी गए थे, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है वो थोड़ा सा डेंजरस है। 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको एसेंट दिया है, मगर उसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी आप पूछेंगे, एज ए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2012, ये तो बहुत अच्छा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट हो रहा है, एपीलेट अथॉरिटी अपॉइंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर एज एन एसोसिएशन आप इसको क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि जब प्रोविजन आया तभी भी हमने ऑब्जेक्शन लिया, अभी भी हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। उसमें यह किया है, यदि बिल्डर कोई भी गलत कायदा करता है, गलत कदम उठाता है जो कायदा का खिलाफ है, जो पहला इट वाज ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, दैट हैज बीन रिमूव्ड। आज बिल्डर कोई गलत काम करता है, आपको ताबा नहीं देता है, आपको कन्वेंस नहीं देता है, आपको ओसी नहीं देता है, तो उसके ऊपर आप मुकदमा रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर जा सकते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक पेनल्टी लगा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए, बिल्डर को 1 करोड़ का पेनल्टी लगा है, मैक्सिमम पेनल्टी। कोई क्रिमिनल ऑफेंस निकाला गया तो गवर्नमेंट का ये बोलना है, जो बिल्डर है वो एक बिल्डिंग आपको बना के देता है, फ्लैट बना के देता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। हम भी मानते हैं क्रिमिनल नहीं है। जो सही काम करते हैं वो कैसा क्रिमिनल होगा? जो गलत काम करते हैं उसको क्रिमिनल माना जाता है। तो जो महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट में बताया गया था कि यदि बिल्डर गलत काम करता है वो क्रिमिनल एक्शन है, तो उसको खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उसको जेल के अंदर डालना है। ये तो सिंपल है। आप और हम कोई क्रिमिनल मर्डर करते हैं, कुछ भी काम गलत करते हैं, तो हमें अंदर जाना है। वही बिल्डर को भी यदि उसको फ्लैट जिस तरह से उसने एग्री किया वो देता है, ताबा देता है, सोसाइटी बनाता है, कन्विंस देता है, तो उसको अंदर डालने का सवाल किधर आता है? ये अच्छा बिल्डर के लिए नहीं है। जो गलत काम करता है उसके लिए क्रिमिनल एक्शन जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं, और उन्होंने यही बताया कि बिल्डर कोई क्रिमिनल एक्शन मतलब गलत काम नहीं करता है और उसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। मान लीजिए 1 करोड़ भी पेनल्टी लगाया तो बिल्डर क्या करेगा? पैसा तो उसके पास है ही है, वो एपीलेट अथॉरिटी में जाएगा,
एपलेट से हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जजमेंट मिलने में आपको पता है, मैं तो कुछ बोलना जरूरी नहीं है, सलमान खान का 13 साल के बाद यदि जजमेंट आता है और जिस दिन उसको कन्विक्ट किया जाता है उसी दिन उसको बेल मिलता है, और 2 दिन के बाद यदि उसको वो बेल एक्सटेंड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा है वो अच्छा वकील को वगैरह ले सकते हैं, और जजमेंट जिस तरह से उसको चाहिए उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि लूपहोल कायदा में इतना है, उसका गलत फायदा वो उठा सकते हैं, जो जयललिता के साथ भी हुआ है, आप भी जानते हैं। तो यदि ये डिटरेंट फैक्टर यदि होता है कायदा में, तो कम से कम हमें मालूम है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। बिल्डर को ताबड़तोड़ यदि उसने ताबा नहीं दिया, उसने कन्विंस नहीं दिया, हम कम से कम पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम कार्रवाई शुरुआत करने से वो डर के मार के, या कार्रवाई एक बार हो जाता है, वो पेपर में आता है, तो फिर वो डिफेमेशन वगैरह नहीं हो सकता है, तो इस तरह का उसका बदनाम हो सकता है और उसका बिजनेस में असर हो सकता है। तो इसके लिए वो डर के मार के हमारा कन्विंस हमें दे सकता है। लेकिन आज भी उस कायदे में जो बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन माना नहीं गया। दूसरा जो मुद्दा है जो बहुत दुखदायक है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया, हाई कोर्ट में भी बहुत मुकदमा हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट में भी हुआ है, यदि एक आदमी फ्लैट बुक करता है और फ्लैट बुक करने के बाद यदि बिल्डर वो फ्लैट नहीं देता है, तो जहां तक वो फ्लैट नहीं देता है, मान लीजिए 15 साल हो गया, पैसा देके एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ कारण से वो फ्लैट नहीं बना, तो बिल्डर को 15 साल के बाद उसी एरिया में उसको वही फ्लैट देना है, या उस फ्लैट का आज का कीमत उसको चुकाना है, या नहीं है उसी एरिया में उसको नया फ्लैट दिलाना है। तो ऐसे बहुत सारा जजमेंट है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि कायदा उतना कड़क था। लेकिन नया कायदा में ऐसा बताया गया, यदि कोई कारण से बिल्डर आपको फ्लैट नहीं देता है, तो 9% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट आप मांग सकते हो। मेरा यही गवर्नमेंट से बोलना था, कोई भी आदमी जो फ्लैट खरीदी करता है, बिल्डर को पैसा देता है, वो पैसा बिल्डर को इसके लिए नहीं देता है तो कि उसको ब्याज चाहिए, वो बिल्डर को इसके लिए पैसा देता है ताकि उसको फ्लैट चाहिए। यदि जहां 3 साल में वो फ्लैट देना था नहीं दिया, और 3 साल के बाद मैं उसको जाके बोलता हूं मुझे कोई भी हालत में फ्लैट चाहिए क्योंकि मैं भाड़ा भर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, वो बोलता है 3 साल के बाद पैसा आपने जो दिया है वो आप पैसा ले लो, उसके साथ 9% ब्याज ले लो, और ऐसे ही जजमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी देगा और एपलेट अथॉरिटी देगा, हाई कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि कायदा इस तरह से बता रहा है। तो ये तो ग्राहकों के ऊपर अन्याय है। ग्राहकों का संरक्षण करने का नाम से आप ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ला रहे हो, एक सरासर अन्याय है। तीसरा और पासी रहेगा और उसी उसका मालिक रहेगा। इस तरह के जो नहीं लिखना चाहिए वो सब एग्रीमेंट में लिखते हैं, और लिखने के बाद आपको बताया जाता है कि फ्यूचर एफएसआई हमें मिलना है, एफएसआई बढ़ते जाता है तो आपको कन्विंस भी नहीं देते हैं, सोसाइटी भी कई बार बना के नहीं देते हैं, आपको जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो भी कई बार उपलब्ध नहीं करके देते हैं, और ओसी भी नहीं लाके देते हैं। ये सब लाके देने का जिम्मेदारी उनका है। इसको भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा है, लॉ विल प्रिवेल। लॉ विल प्रिवेल मतलब जो कायदे में जो लिखा है वो प्रिवेल होगा। कई बार बहुत सारा डेवलपर आपसे पैसा लेते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, और रजिस्ट्रेशन न करने से ऐसा बताया जाता है कि आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट सेक्शन 4A में यह बताया गया, यदि फ्लैट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया फिर भी आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा। फिर वो जो एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी इट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, एंड आपको जो अधिकार मिलना है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का वो मिलेगा। सेक्शन 3 में आपका बिल्डर का क्या क्या लायबिलिटी वो बताया गया। सेक्शन 10 में बिल्डर ने सोसाइटी बनने के रादर फ्लैट बेचने के
मान लीजिए 60% फ्लैट बेचने के बाद विद इन 4 months ही हैज टू फॉर्म दी हाउसिंग सोसाइटी या कंपनी और एक कंडोमिनियम, उसको 3 प्रकार का एक संस्था बना के जो फ्लैट ओनर को देना है, उसके लिए टाइम लिमिट दिया है 4 महीना। एक बार 60% फ्लैट बेच दिया, उसके बाद उनको ये 4 महीने के अंदर सोसाइटी बनाना है या कंपनी बना के देना है, या उनको कंडोमिनियम जिसको बोलते हैं कि अंडर अपार्टमेंट एक्ट कंडोमिनियम बना के देना है। तो इस तरह का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उनके ऊपर डाला है। उसी तरह से उनके ऊपर ये भी ऑब्लिगेशन डाला है, जहां तक सोसाइटी नहीं बनता है टोटल देखभाल उनको ही करना है। सोसाइटी का पूरा देखभाल, जब तक कॉमन एम्यूनिटीज संभालना, उसका मेंटेनेंस करना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, पानी का चार्जेस भरना, हालांकि वो रिकवरी कर सकते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, लेकिन संभालना, जब तक सोसाइटी नहीं बनता है, ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है, तब तक बिल्डर को उसको संभालना है। सेक्शन 11 में ये बताया गया, सिर्फ 18 सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन नहीं। सेक्शन 11 में ये बताया गया बिल्डर हैज टू कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग, जो देसाई साहब ने आपको बताया, विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बनने के 4 महीने के अंदर उनको आपका नाम से, आपका सोसाइटी के नाम से जमीन का हस्तांतर करना है। यदि वो नहीं किया है, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी को कन्वेंस 4 महीना होने के बाद भी नहीं मिला, उनको कन्वेंस मिला गया ऐसा माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल कन्वेंस होना है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बायर एंड सेलर दोनों ने एक डीड ऑफ डॉक्यूमेंट में जो कन्वेंस डीड है उसमें साइन होना है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को एक अधिकार दिया है, ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लैंड ओनर एंड बिल्डर। लैंड ओनर और बिल्डर के तरफ से जिला उपनिबंधक सिग्नेचर करते हुए आपको कन्वेंस देगा। इसका मतलब सोसाइटी बनने के 4 महीने के बाद यदि आपको कन्वेंस नहीं मिला, यह माना जाएगा कि आपको कन्वेंस मिला है। दूसरा, आप बिल्डर किधर है क्या है आपको देखने का जरूरी नहीं है, जमीन मालक किधर है क्या है आपको देखने का जरूरी नहीं। फिर आप कन्वेंस किससे लेंगे? आप कन्वेंस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास लेंगे। इसका मतलब डीम्ड कन्वेंस का मतलब यह है 4 महीने, सोसाइटी बनने के 4 महीने के बाद आपको बिल्डर या जमीन मालक के पास जाना नहीं है, आपको महाराष्ट्र शासन का जो एक अधिकारी है उसके पास जाना है, उस अधिकारी को आपको कन्वेंस देना है, और वो कन्वेंस भी 6 महीने के अंदर देना है। तो इस तरह का प्रावधान ये डीम्ड कन्वेंस का नियम सेक्शन 11 में किया है। सेक्शन 13 ये बताता है कि यदि आपका ओसी नहीं दिया, आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन लाके नहीं दिया, आपको पानी का कनेक्शन लाके नहीं दिया, या बिल्डर ने आपको कन्वेंस नहीं दिया, सोसाइटी नहीं बनाया, दीज आर ऑल कंसीडर्ड टू बी क्रिमिनल ऑफेंस। आप बिल्डर को जेल में भी डाल सकते हैं। इस तरह का प्रावधान सेक्शन 13 में बताया गया, जहां इट इज कंसीडर्ड टू बी नॉन fulfilling the obligation put in the Maharashtra Ownership Flat Act is considered to be criminal offense। इस तरह का मोफा का प्रोविजंस है। और आखिर में यही बताऊंगा, सेक्शन 11 में यह बताया गया, यदि बिल्डर कोई भी एग्रीमेंट आपके साथ करता है जो कायदा का उल्लंघन है, कायदा का खिलाफ है, वो आपको कोई भी वो प्रोविजन लागू नहीं होगा। इट विल बी एनीथिंग executed between the parties contrary to the MOFA will not be binding on the parties। इसका मतलब जो कायदा का उल्लंघन करके कोई कंडीशन डाला है, वो बोलेगा कि 4 महीने के अंदर कन्वेंस देना है, वो बताएगा कि मैं 4 साल के बाद कन्वेंस दूंगा, वो माना नहीं जाएगा। यदि वो बोलेगा कि हम कन्वेंस देगा ही नहीं, वो जमीन का हस्तांतर हम करेंगे ही नहीं, ऐसे यदि कायदा में बोला है कि 4 महीने के अंदर करना है, या वो छोड़ के यदि वो लिखता है कि हम कन्विंस करेंगे ही नहीं, तो वो अल्ट्रा वायरस है। इट इज कॉन्ट्री टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट टू बी इंप्लीमेंटेड एंड इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट इन द लॉ। कई बार जैसा मैंने बताया, बिल्डर बोलता है कि फ्यूचर एफएसआई उसका होगा, ऐसे एग्रीमेंट में लिखता है। टेरेस हमारा है वो लिखेगा, जो ओपन ग्राउंड है वो उसका होगा। तो इस तरह के अलग अलग चीज वो लिखता है। वो लिखने से वो कायदा में कोई इसका मान्यता नहीं रहेगा, क्योंकि सेक्शन 16 इज वेरी क्लियर। विद दिस मोफा का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने वो कवर किया। अभी महाराष्ट्र हाउसिंग
रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 आया है, जिसके खिलाफ हम एक्चुअली आजाद मैदान में भी गए थे, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है वो थोड़ा सा डेंजरस है। 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको एसेंट दिया है, मगर उसका इंप्लीमेंटेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी आप पूछेंगे एज ए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2012, ये तो बहुत अच्छा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट हो रहा है, एपीलेट अथॉरिटी अपॉइंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर एज एन एसोसिएशन आप इसको क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? क्योंकि जब प्रोविजन आया तभी भी हमने ऑब्जेक्शन लिया, अभी भी हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। उसमें यह किया है, यदि बिल्डर कोई भी गलत कायदा करता है, गलत कदम उठाता है जो कायदा का खिलाफ है, जो पहला इट वाज ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, दैट हैज बीन रिमूव्ड। आज बिल्डर कोई गलत काम करता है, आपको ताबा नहीं देता है, आपको कन्विंस नहीं देता है, आपको ओसी नहीं देता है, तो उसके ऊपर आप मुकदमा रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर जा सकते हैं, और रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको 1000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक पेनल्टी लगा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए, बिल्डर को 1 करोड़ का पेनल्टी लगा है, मैक्सिमम पेनल्टी। कोई क्रिमिनल ऑफेंस निकाला गया तो गवर्नमेंट का ये बोलना है, जो बिल्डर है वो एक बिल्डिंग आपको बना के देता है, फ्लैट बना के देता है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। हम भी मानते हैं क्रिमिनल नहीं है। जो सही काम करते हैं वो कैसे क्रिमिनल होगा? जो गलत काम करते हैं उसको क्रिमिनल माना जाता है। तो जो महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट में बताया गया था कि यदि बिल्डर गलत काम करता है वो क्रिमिनल एक्शन है, तो उसको खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उसको जेल के अंदर डालना है। ये तो सिंपल है। आप और हम कोई क्रिमिनल मर्डर करते हैं, कुछ भी काम गलत करते हैं, तो हमें अंदर जाना है। वही बिल्डर को भी यदि उसको फ्लैट जिस तरह से उसने एग्री किया वो देता है, ताबा देता है, सोसाइटी बनाता है, कन्विंस देता है, तो उसको अंदर डालने का सवाल किधर आता है? ये अच्छा बिल्डर के लिए नहीं है। जो गलत काम करता है उसके लिए क्रिमिनल एक्शन जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं, और उन्होंने यही बताया कि बिल्डर कोई क्रिमिनल एक्शन मतलब गलत काम नहीं करता है और उसके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। मान लीजिए 1 करोड़ भी पेनल्टी लगाया तो बिल्डर क्या करेगा? पैसा तो उसके पास है ही है, वो एपीलेट अथॉरिटी में जाएगा, एपीलेट से हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जजमेंट मिलने में आपको पता है, मैं तो कुछ बोलना जरूरी नहीं है, सलमान खान का 13 साल के बाद यदि जजमेंट आता है और जिस दिन उसको कन्विक्ट किया जाता है उसी दिन उसको बेल मिलता है, और 2 दिन के बाद यदि उसको वो बेल एक्सटेंड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा है वो अच्छा वकील को वगैरह ले सकते हैं, और जजमेंट जिस तरह से उसको चाहिए उस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि लूपहोल कायदा में इतना है, उसका गलत फायदा वो उठा सकते हैं, जो जयललिता के साथ भी हुआ है, आप भी जानते हैं। तो यदि ये डिटरेंट फैक्टर यदि होता है कायदा में, तो कम से कम हमें मालूम है कि ये कॉन्जिनियल ऑफेंस हो सकता है। बिल्डर को ताबड़तोड़ यदि उसने ताबा नहीं दिया, उसने कन्विंस नहीं दिया, हम कम से कम पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम कार्रवाई शुरुआत करने से वो डर के मार के, या कार्रवाई एक बार हो जाता है वो पेपर में आता है, तो फिर वो डिफेमेशन वगैरह नहीं हो सकता है, तो इस तरह का उसका बदनाम हो सकता है और उसका बिजनेस में असर हो सकता है। तो इसके लिए वो डर के मार के हमारा कन्विंस हमें दे सकता है, लेकिन आज भी उस कायदे में जो बिल्डर के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन माना नहीं गया। दूसरा जो मुद्दा है जो बहुत दुखदायक है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया, हाई कोर्ट में भी बहुत मुकदमा हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट में भी हुआ है, यदि एक आदमी फ्लैट बुक करता है और फ्लैट बुक करने के बाद यदि बिल्डर वो फ्लैट नहीं देता है, तो जहां तक वो फ्लैट नहीं देता है, मान लीजिए 15 साल हो गया, पैसा देके एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ कारण से वो फ्लैट नहीं बना, तो बिल्डर को 15 साल के बाद उसी एरिया में उसको वही फ्लैट देना है, या उस फ्लैट का आज का कीमत उसको चुकाना है, या नहीं है उसी एरिया में उसको नया फ्लैट दिलाना है। तो ऐसे बहुत सारा जजमेंट है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि कायदा उतना कड़क था।
लेकिन नया कायदा में ऐसा बताया गया, यदि कोई कारण से बिल्डर आपको फ्लैट नहीं देता है तो 9% से लेकर 15% तक इंटरेस्ट आप मांग सकते हो। मेरा यही गवर्नमेंट से बोलना था, कोई भी आदमी जो फ्लैट खरीदी करता है, बिल्डर को पैसा देता है, वो पैसा बिल्डर को इसके लिए नहीं देता है तो कि उसको ब्याज चाहिए, वो बिल्डर को इसके लिए पैसा देता है ताकि उसको फ्लैट चाहिए। यदि जहां 3 साल में वो फ्लैट देना था नहीं दिया और 3 साल के बाद मैं उसको जाके बोलता हूं मुझे कोई भी हालत में फ्लैट चाहिए क्योंकि मैं भाड़ा भर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, वो बोलता है 3 साल के बाद पैसा आपने जो दिया है वो आप पैसा ले लो, उसके साथ 9% ब्याज ले लो, और ऐसे ही जजमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी देगा और एपलेट अथॉरिटी देगा, हाईकोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि कायदा इस तरह से बता रहा है। तो ये तो ग्राहकों के ऊपर अन्याय है। ग्राहकों का संरक्षण करने का नाम से आप ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ला रहे हो, ये सरासर अन्याय है। तीसरा और जो कन्वेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ऐसे तो बहुत कुछ है, मोर देन 100 ऑब्जेक्शन हमने लिया, लेकिन एक ही अच्छा हुआ जब हम आजाद मैदान में गया, गवर्नमेंट का थोड़ा सा आंख खुल गया और उन्होंने उस कायदे को सेट असाइड किया 2012 में और एक सिलेक्ट कमेटी बनाया। सिलेक्ट कमेटी के सामने हमको बुलाया, हमने 1.5-2 घंटा उसको बताया क्या क्या दिक्कतें हमें दिख रहा है, 100 दिक्कतें हमने बताया, उसमें से 40 से मुद्दा उन्होंने स्वीकार किया, बाकी का मुद्दा वैसे ही रखा, लेकिन 40 से 50 मुद्दा उन्होंने स्वीकारा और उस हिसाब से उसको बदल भी किया। लेकिन अभी भी कुछ चीज अभी भी वैसे ही उन्होंने रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या मुद्दा उन्होंने एक्सेप्ट किया वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि रेगुलेटरी एक्ट बहुत अच्छा है। इसमें जो आज मैं रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप आज इधर आए, अगले 6 महीने के अंदर यदि आप कन्वेंस ले सकते हो, मुझे लगता है आपके उतना भाग्यवान कोई नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद नया कायदा इंप्लीमेंट होगा। वो इंप्लीमेंट होने के बाद आप कन्वेंस लेना भूलना पड़ेगा। नया कायदा में कन्वेंस के बारे में ऐसे गलत कलम लिखा है, वो जो मैं बताना चाहूंगा अभी, उससे आपका कन्वेंस बिल्कुल नहीं होगा। डीम्ड कन्वेंस अभी तक आप और हम बोलते थे, बहुत सारा लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग बोलते कि ये डीम्ड कन्वेंस है, ये कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको मुझे समझाना है, लगभग 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी महाराष्ट्र में, लगभग 3,000 सोसाइटी ने डीम्ड कन्वेंस की एप्लीकेशन डाला है, उसमें से 2 या 2,500 सोसाइटी को ऑलरेडी डीम्ड कन्वेंस मिल चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, ये तो एक प्रक्रिया है, 6 महीना लगता है, लेकिन आपको कन्वेंस ऑर्डर मिल सकता है। कई लोगों में गलतफहमी है, कन्वेंस यदि डीम्ड कन्वेंस मिलता है हम रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, वो भी गलत है। कन्वेंस मिलने के बाद आपके नाम से प्रॉपर्टी कार्ड होता है, प्रॉपर्टी कार्ड होने के बाद आप उसका मालिक बनते हो। आप उसका मालिक बनने के बाद आप बेशक उसको रीडेवलपमेंट कर सकते हो, फ्यूचर एफएसआई यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको 2 मुद्दे की वजह से मैं आपको बताऊंगा, आपको कोई भी हालत में डीम्ड कन्वेंस अगला 6 महीने के अंदर आपको लेना है। 2 मुद्दा ऐसा है, एक खास करके बोरेली वाले को और जो भी स्टेशन के नजदीक है, आपका एफएसआई बढ़ रहा है, ये आपको पता है कि नहीं? एफएसआई नया डीपी के हिसाब से आज 1 एफएसआई है, 1 टीडीआर है, और नया डेवलपमेंट प्लान जो जिसके ऊपर भी हमने बहुत सारा आक्षेप लिया, और हम भी आजाद मैदान में गए, और आजाद मैदान जाने का दूसरे दिन हम सोमवार को आजाद मैदान में गए थे और मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग हुआ और उसके बाद उस डीपी को भी रद्द करना पड़ा, क्योंकि लोगों का ताकत है। यदि लोगों को लगता है कि उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये गवर्नमेंट को सुनना ही है। सुनाने के लिए आप और हमारे जैसे लोगों को कुछ ना कुछ प्रक्रिया लेना होगा। उसमें भी बहुत सारा मुद्दे थे, वो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012, उसमें कन्वेंस को लेकर बहुत सारा आपत्ति है।
वही आपत्ति मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें यह बताया गया, यदि कोई फ्यूचर एफएसआई बढ़ता है और जमीन का कन्वेंस नहीं हुआ है, पूरा बढ़ाया हुआ एफएसआई का बेनिफिट बिल्डर को जाएगा। अभी तक महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट में क्या था? महाराष्ट्र ओनरशिप लैंड एक्ट में यह था कि एक बार सोसाइटी बन गया, फ्यूचर एफएसआई बढ़ भी जाता है, उस सोसाइटी को जाएगा। और उसके खिलाफ कोई भी सेक्शन 11 में 16 में यह भी लिखा है, यदि कोई भी कायदे के खिलाफ कोई भी कलम भी डाला है, कायदा का उल्लंघन करते हुए भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में डाला है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, वो सोसाइटी को लागू नहीं होगा, क्योंकि कायदा आपको संरक्षण कर रहा है। लेकिन आज कायदा जो नया बनाया है वो बिल्डर को संरक्षण कर रहा है, उस प्रोविजन को उल्टा किया है। वो उल्टा ऐसा किया है, ऑल इंक्रीज्ड एफएसआई टिल द कन्वेंस इज डन विल रिमेन विद द बिल्डर। और दूसरा ये और शॉकिंग है, वो है कि यदि आपका लेआउट है, 2 या 3 सोसाइटी है, उसके बाद आपको कन्वेंस, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको कन्वेंस नहीं दिया जाएगा। पहला क्या बताया जाएगा? बिल्डिंग बनने का, सोसाइटी बनने के 4 महीने के अंदर कन्वेंस देना है। इधर उल्टा किया है, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरा डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का। मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फुट का डेवलपमेंट है, उन्होंने 9,500 स्क्वायर फुट का बांधकाम किया, 500 स्क्वायर फीट ऐसे ही छोड़ दिया, स्क्वायर मीटर छोड़ दिया, तो बिल्डिंग इनकम्प्लीट है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको कन्वेंस देना नहीं। कन्वेंस आपको क्या देना है? कन्वेंस आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का देना है, सिर्फ स्ट्रक्चर का कन्वेंस मिलेगा, मतलब बिल्डिंग का कन्वेंस मिलेगा। जैसे देसाई साहब ने बताया, आपको कन्वेंस 2 चीज का देना है। कौन सा 2 चीज का? एक जमीन का और एक बिल्डिंग का। तो नया कायदा में यदि वो लेआउट है, उसमें कोई भी बांधकाम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होता है तब तक का अधिकार वो जमीन का, लेआउट का, ओपन स्पेस का, गार्डन का, सब कुछ बिल्डर के पास रहेगा। और सोसाइटी बनने के 4 महीने के अंदर आपको स्ट्रक्चर का कन्वेंस दिया जाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग का कन्वेंस दिया जाएगा, जो सोसाइटी बनने के बाद एज इट इज आप ऑपर रहे। यदि नेपाल जैसा कोई भूकंप आता है तो फिर तो स्ट्रक्चर ही जाएगा, जमीन उसका ही हो जाएगा। आपको आपका ही एरिया का लक्ष्मी छाया कोऑपरेटिव सोसाइटी शायद बाजू में, आप पता चलता होगा, ऐसे कन्वेंस उनका सोसाइटी में भी बिल्डिंग गिरने के पहला सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन जब बिल्डिंग गिर गया, उनको करना था। देखो, सबका सहानुभूति उनके साथ था, लेकिन जब तक कन्वेंस वो नहीं लेते थे तब तक वो रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। उनको 2 साल रुकना पड़ा, 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ा। क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूं, टीवी का न्यूज, न्यूज़पेपर का न्यूज ये बता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनएट, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारा न्यूज़पेपर में ये जाहिरात हो चुका है। और उधर का मिस्टर सेक्रेटरी चेड़ा, वो भी एक सेमिनार में आके, बोरीली का एक सेमिनार में आके वो भी जाहिर किया, यदि हम कन्वेंस, प्रभु साहब बोलते थे, ऐसा मीटिंग लेके बता रहे थे, हमारे सोसाइटी में 6 लाख में कन्वेंस आपका होता है। हमारे लोगों को हमने जब बताया, वो लगे हमारा बिल्डिंग गिरेगा नहीं, यदि ये तो हम सोसाइटी का मेंबर है, बिल्डर का कौन सा ताकत है कि हमको बाहर डालेगा। और कितने सोसाइटी का कन्वेंस हो चुका है, 90% सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ है, तो हमने नहीं लिया तो क्या होगा, 6 लाख खर्चा करके क्यों लेना है। लेकिन जब एक आपत्ति आया, हर आदमी को 6-6 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा, क्योंकि वो 6 लाख 2 साल बाहर रहे, 25-25 हजार भाड़ा देके। दूसरा, कन्वेंस लेने के लिए जो 6 लाख खर्चा होता था, उनको 1.5 करोड़ तक खर्चा करना पड़ा। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन हकीकत समझना जरूरी है। आप इधर से चार्ज हो जाएंगे, आप सुनेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप जब कमिटी में जाके बताएंगे प्रभु साहब को कुछ काम नहीं है, उनका संडे का घर में बीबी बैठने को नहीं देती है, तो इसके लिए ऐसा सेमिनार लेते हैं और उनका धंधा बढ़ाने के लिए ये सब बताते हैं। भाई साहब, 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है महाराष्ट्र में,
मुंबई में भी 25,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन रमेश प्रभु अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक कायदा है, कायदा का बेनिफिट आपको लेना है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी तक हमने 100 कन्वेंस किया होगा 3,000 में से, लेकिन 100 कन्वेंस, बाकी का 2,900 सोसाइटी का कन्वेंस उन्होंने खुद किया या दूसरा कंसल्टेंट से किया, लेकिन उनको भी फायदा हुआ है। तो इसके लिए नया कायदा इंप्लीमेंट होने के पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन करिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, और जो भी जानकारी चाहिए हमारा एसोसिएशन, आप सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑल वीकडेज में आते हो, मुफ्त में हम सलाह देते हैं। और 500 रुपीज का मैंने किताब लिखा है। लोग बोलते हैं भाई साहब आप किताब लिख के किताब का धंधा तो चालू नहीं कर रहे, ऐसे सेमिनार में पूछते हैं ये धंधा कब से चालू किया। हम किताब जो लिखते हैं वो धंधा करने के लिए नहीं है, हमारा जो अनुभव है 25 साल का जो एक किताब में उतारा है ताकि लोग इसका फायदा उठाए। जानकारी हम जब देते हैं, जानकारी देने से जानकारी भी बढ़ता है, तो इस तरह से हम जानकारी आपको जब देते हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारा जानकारी आप तक पहुंचे, आप इसका फायदा उठाए, क्योंकि कायदा कई बार लोग फायदा नहीं उठा सकते कायदा का। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हालांकि बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी है, बहुत सारा पैसे डीडीआर के उधर पूछा जाता है, बहुत सारा वक्त जाता है, बहुत सारा वकील लोग गलत इंफॉर्मेशन देते, ये सब है। लेकिन आप उसको नेगेटिव को न सोचते हुए पॉजिटिव की तरफ जाइए और आप अपना कन्वेंस करके लीजिए। और महत्वपूर्ण देखिए, अभी जो 24 अप्रैल 2015 के पहले जिन्होंने डीम्ड कन्वेंस करके लिया और जिन्होंने स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं है उनको 200 टका पेनल्टी है। अभी 24 अप्रैल 2015 से नया गवर्नमेंट उन्होंने पेनल्टी किया, कितना पाला है? 400 टका, सॉरी 400%। पहला 200 टका पेनल्टी था, वो स्टैंप ड्यूटी जिन्होंने भरा नहीं उनको अभी 400 टका पेनल्टी किया। और लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कंसेशन आएगा, जैसे जैसा वक्त जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। और आपको ये मुझे बताना कोई संकोच नहीं है, कायदा में ऐसा है, यदि एफएसआई जितना बढ़ता है उस एफएसआई के हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी भरना है। सुन लीजिए, आज मान लीजिए एफएसआई 3.5 है, आपको 3.5 के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भरना है। यदि आपने 1 एफएसआई के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भरा है, उसको लेस करके अड़े एफएसआई के ऊपर भी आपको जमीन का स्टैंप ड्यूटी भरना है, एक कायदा बोलता है। लेकिन जब डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान आया, हमने 12 अप्रैल 2012 को एक जीआर निकाल के लिया। वो जीआर ऐसे निकाल के लिया कि यदि आपका एफएसआई कुछ भी हो, जब बिल्डिंग आपका 1984 में बना, 85 में बना, 86 में बना, 95 में बना, जो एफएसआई उस टाइम में था उस एफएसआई के हिसाब से बिल्डिंग बना है। और यदि फ्यूचर एफएसआई आया भी है तो सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ, इसके लिए आप उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगाना गलत है, ऐसे हम बताते हुए वो इंक्रीज एफएसआई के ऊपर अभी स्टैंप ड्यूटी नहीं है। यदि सबका सब 100 फ्लैट है, सबका 100 फ्लैट वाले ने अपना अपना स्टैंप ड्यूटी भरा है, तो फिर आपको सिर्फ 100 रुपया भर के आपका ले सकते हो। ये गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट पैसा लाने का जरिया ढूंढती है, और उसमें एक जरिया है स्टैंप ड्यूटी मिडिल क्लास का। तो ये जो इंक्रीज एफएसआई एक बाजू में देंगे और दूसरा बाजू में बोलेंगे कि इंक्रीज एफएसआई जिन्होंने कन्वेंस नहीं लिया है उनको अभी स्टैंप ड्यूटी हम ये दे रहे हैं, इंक्रीज एफएसआई दे रहे हैं, तो डिफरेंस एफएसआई के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी भरना होगा। ऐसे प्रावधान आ सकता है, ऑलरेडी है, ये तो है, आ सकता नहीं है, लेकिन एक जीआर निकाल के हमने उसको कंसेशन लिया है। तो ये दो विषय की वजह से मैं आपको अनुरोध करूंगा, आज का ये जो सेमिनार सुनने के बाद कम से कम कितने सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ, जरा हाथ ऊपर करिए। ओके, तो कम से कम एक जोरदार तालियों से रोटरी क्लब बोरीवली को जरा, इसमें से 10% लोगों ने भी कन्वेंस ले लिया, रमेश प्रभु के थ्रू नहीं, आप अपने थ्रू, तो मैं समझूंगा ये सार्थक हुआ है, ये सेमिनार सार्थक हुआ है। क्योंकि हम सुबह ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, जिनके लिए सेमिनार करते वो लोग नहीं आते हैं,
तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन आज का जिस तरह से आपने एक प्रतिसाद दिया है, जिस तरह से आप सब लोग आए हैं, तो वो भी हमें बहुत गर्व की बात है। तो आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आखिर में मेरा विषय है रीडेवलपमेंट। अगला 5-6 मिनट लूंगा और सवाल जवाब करना है। मैं जानता हूं, मैं आपको नीचे आके बात करूंगा, वो अच्छा रहेगा, है ना।